क्या इतिहास केवल पुरानी तारीखों और धूल भरी किताबों का नाम है? जी नहीं। इतिहास तो वह जादुई आईना है जिसमें हम अपने आज की तस्वीर देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव और आप सुन रहे हैं ज्ञानदीप ई लर्निंग। आज हम समय के उस मशीन में बैठेंगे जो हमें आधुनिक भारत के दौर में ले जाएगी। एक ऐसा दौर जहां तलवारों की खनक की जगह फाइलों की सरसराहट ने ले ली और जहां राजाओं के फरमानों की जगह कानून के शासन ने कदम रखा। इस अध्याय में हम सिर्फ यह नहीं जानेंगे कि इतिहास में तारीख का महत्व क्या है, बल्कि यह भी समझेंगे कि आखिर कोई तारीख महत्वपूर्ण क्यों बन जाती है। क्या 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख है या एक भावना? हम देखेंगे कि कैसे दीवारों पर चिपके रंगीन विज्ञापनों ने हमारी रुचियों को बदला, कैसे चाय और कॉफ़ी हमारे संस्कृति का हिस्सा बन गई। हम उस दौर को टटोलेंगे जहां भारत का भौगोलिक नक्शा नए सिरे से खींचा जा रहा था, अवधियां तय की जा रही थी और नया शब्द हमारे अस्तित्व में जुड़ रहा था, औपनिवेशिकता। तो चलिए अतीत की इन गलियों में चलते हैं, यह समझने के लिए कि हम आज जो हैं वह कैसे बने। कल्पना कीजिए कि 17वीं सदी का कोई व्यक्ति किसी करिश्मे से पुनः जीवित होकर आज की दुनिया में पहुंचता है। उसे आज की दुनिया उसकी अपनी 17वीं सदी की दुनिया से काफ़ी बदली हुई नजर आएगी। उसे अपने समय की कुछ इमारतें आज भी खड़ी दिखाई दे सकती है। उनमें कुछ इमारतें खंडहर के रूप में दिखेंगी तो कुछ साबुत भी दिखेंगी, लेकिन अधिकांश चीज़ उसे एकदम बदली हुई दिखाई देगी। वह कई नए नगरों और शहरों को देखेगा। वह यह भी देखेगा कि उनके ज़माने के शहर से आज के शहरों का स्वरूप भिन्न है। भूदृश्य भी उसे बदला हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसके ज़माने में ना तो आज जैसे कारखाने थे और ना ही पक्की सड़कें। उसके समय के मकान भी आज के जैसे नहीं थे। सड़कों पर उसे तरह तरह की ऐसी गाड़ियां दिखाई देंगी जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आसमान में उड़ते हवाई जहाज को और पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी को देखकर वह चकित रह जाएगा। दुकानों में उसे ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जिनको उसने पहले कभी नहीं देखा था। उनका इस्तेमाल करना भी उसे सीखना होगा। गाँवों में उसे खेती करने के कुछ नए तरीके दिखने की भी संभावना मिलेगी। कुछ ऐसी फसलें भी हो सकती है जिन्हें उसने पहले कभी ना देखा। उसी प्रकार समाज, राजनीतिक और संस्कृति में भी उसे आश्चर्यजनक परिवर्तन नजर आएगा। कहा जा सकता है कि लगभग सब कुछ बदला हुआ दिखाई देगा, यहाँ तक कि लोगों की भाषा भी उसे अपनी भाषा से अलग महसूस होगी। इस तरह वह अपने को एक ऐसी बदली हुई दुनिया में पाएगा जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। वास्तव में दुनिया ने 2-3 शताब्दी में परिवर्तनों के कई दौर देखे। पिछली शताब्दियों में हुए बदलावों को हम इतिहास के माध्यम से जान सकते हैं। आखिर इतिहास में तारीख का क्या महत्व है? पहले के लोगों में यह धारणा बनी रहती थी कि इतिहास एक निराश विषय है जिसमें तारीखों और वर्षों को याद करना पड़ता है। कौन राजा किस युद्ध में मारा गया, कौन सा युद्ध कब हुआ, इन्हीं सब चीज़ों पर आपस में खूब चर्चाएं होती रहती थी। आम लोगों की यही समझ थी कि इतिहास तारीखों का पर्याय है। क्या यह बात इतिहास के बारे में सही है? वास्तव में इतिहास अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और अब उनमें क्या बदलाव आए हैं। अतीत और वर्तमान की तुलना के क्रम में हम तिथिवार घटनाओं को विवरण ढूंढते हैं।
दैनिक जीवन में हम अब से अपने आसपास कई वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन प्रत्येक वस्तु के ऐतिहासिक को लेकर मन में कोई प्रश्न नहीं उठता। हमें लगता है कि ये चीज़ें लंबे अर्थ से ऐसी ही होंगी। हालांकि कभी-कभी हम कुछ चीज़ों को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। उन्हें देखकर खुशी महसूस होती है। मन में उस वस्तु की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है। उदाहरण के रूप में बस स्टैंड की एक दुकान पर किसी व्यक्ति को चाय पीते देख इस तथ्य पर हैरानी हो सकती है कि दुनिया में लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया होगा। सबसे पहले कहाँ और कैसे चाय की शुरुआत हुई होगी। आकाश में उड़ती हुई जहाज को देखकर भी मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि लोगों ने हवाई सफ़र का शुरुआत कब से की होगी। हवाई जहाज जब नहीं था तो लोग दुनिया के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी दूरी कैसे तय करते होंगे। गर्मी के दिनों में पंखा हमें काफ़ी सुकून देता है। इसकी शुरुआत के पीछे भी एक कहानी छुपी है। घरों में रोशनी के लिए बिजली के बल्ब को जलते देखकर भी मन में प्रश्न उठ सकता है कि इसे किसने और कब बनाया होगा। जब यह नहीं था तब लोग घरों में रोशनी के लिए क्या प्रबंध करते होंगे। पटरियों पर सरपट दौड़ती रेलगाड़ी को देखकर भी मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि हजारों लोग तब कैसे यात्रा करते होंगे। जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था तब किताबें कैसे लिखी जाती होंगी। उपयुक्त सभी प्रश्न हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। समय को सदैव साल या महीने की बंदिशों में नहीं बांधा सकते। कई ऐसी घटनाएं इतिहास के पन्नों पर दर्ज हैं जिसके लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती। भारत पर लगभग 3 सदियों तक अंग्रेज का शासन रहा। ब्रिटिश शासन स्थापना का कोई एक निश्चित नहीं था तिथि। इसी तरह अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो यह बताना कठिन है कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किस तारीख से हुई थी। वास्तव में ये चीज़ें लंबे समय तक चली। इसे एक निश्चित तिथि में नहीं बताया जा सकता। इन परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए हम अवधि का जिक्र कर सकते हैं। अवधि में एक कालखंड को शामिल किया जाता है जब बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हुई थी। इन तथ्यों के बावजूद हम देखते हैं कि लोग इतिहास को तारीखों से जोड़ कर देखने की कोशिश करते हैं। इसका कारण यह है कि पहले युद्ध और बड़ी घटनाओं के विवरण को ही इतिहास समझा जाता था। इस इतिहास में शासकों और उनकी नीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाती थी। उदाहरण के तौर पर जब राजा का राज्याभिषेक, उसका वैवाहिक जीवन, युद्ध एवं सीमा विस्तार, उपलब्धियां, उसकी मृत्यु और उत्तराधिकार को इतिहास का विषय माना जाता था। इस स्थिति में इन घटनाओं की निश्चित तारीख बताने में कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार इतिहास में तिथियों का विशेष महत्व बरकरार रहता है। आखिर विज्ञापनों का रुचियों पर कैसे प्रभाव पड़ा। विज्ञापन दैट मीन्स एडवर्टाइजमेंट काफ़ी समय से हमारे पसंद नापसंद को प्रभावित करता रहता है। बीते दिनों के विज्ञापनों को देखकर यह समझा जा सकता है कि नए उत्पादों के लिए बाजार कैसे तैयार किया गया, समाज में लोगों की रुचियां कैसे बदली। 1922 ईस्वी में 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किए गए इस विज्ञापन में यह संकेत देने की कोशिश की गई है कि विश्व के शाही लोग
लिप्टन चाय को पसंद करते हैं। लिप्टन चाय का विज्ञापन किया जाता है। तारीखें क्यों हो जाती हैं महत्वपूर्ण? हम अपने परिवार में देखते हैं कि कुछ तारीखों को अन्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका कारण यह है कि उस तिथि से परिवार के सदस्य की जिंदगी की कोई महत्वपूर्ण घटना या आदत जुड़ी होती है। उदाहरण के तौर पर किसी का जन्मदिन, विवाह की सालगिरह हो या पुण्यतिथि हो। इन घटनाओं से संबंधित तिथि को परिवार के लोग विशेष रूप से याद करके रखते हैं। तिथि स्वयं अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती है, लेकिन जब उस तिथि से किसी की कुछ याद जुड़ जाती है तो वह तिथि यादगार बन जाती है। जब हम अध्ययन का विषय बदल देते हैं तो हमारा ध्यान नए मुद्दों पर चला जाता है। इस परिस्थिति में महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास में भारत के सभी गवर्नर जनरल के शासनकाल की विस्तृत चर्चा की गई है। इसमें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग से शुरू होकर अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटेन तक की चर्चा मिलती है। अलग अलग अध्यायों में हम अलग अलग गवर्नर जनरल अथवा वायसरायों के बारे में पढ़ने को मिलता है। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हैसिंग्टन, विलियम बेटिंग, डलहौजी, मेटकॉफ, एलनबरो, कैनिंग हॉरेंस, नॉर्थब्रुक लिटन, रिपन, डफरिन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, लिनलिथगो, वेवेल के बारे में भी पढ़ते हैं। पढ़ते समय ऐसा महसूस होता है कि गवर्नर जनरल और वायसरायों की एक लंबी श्रृंखला रही है। आधुनिक इतिहास की पुस्तकों में सभी तिथियों का महत्व इन अधिकारियों की गतिविधियां, नीतियां और उपलब्धियों के आधार पर तय किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन अधिकारियों के जीवन से जुड़ी चीज़ों के अतिरिक्त कोई अन्य विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसके बारे में जानना जरूरी है। क्या हम अधिकारियों की नीतियां एवं गतिविधियां से तत्कालीन समाज के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व जीवन के अन्य पहलुओं की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? क्या उस युग के इतिहास को एक नए ढंग से नहीं लिखा जा सकता? वर्तमान इतिहास लेखन में समाज के सभी पहलुओं की जांच पड़ताल की जाती है। भारत एक विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के उच्च शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप को घेरे हुए हैं। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक यह विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। भारत आज चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। कैसे तय की जाती है अवधियाँ? इतिहास में बड़े बड़े कालखंडों की घटनाएं दर्ज होती है। इन कालखंडों के निर्धारण पर ज़्यादातर इतिहासकारों की सहमति भी मिल चुकी है। इतिहास को कालखंडों में विभाजित करने से हमें इसके केंद्रीय तत्व को समझने में आसानी होती है।
इसलिए इतिहास को किसी प्रवृत्ति व लक्षण के आधार पर छोटे छोटे कालखंडों में बांटा जाता है। ये लक्षण कुछ विशेषताओं के द्वारा दर्शाए जाते हैं। इनमें एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए परिवर्तन के बारे में जानकारियां भी मिलती है। जेम्स मिल का मानना था कि सभ्यता के मामले में सभी एशियाई देश यूरोप से बिछड़ गए हैं। उनका धारणा थी कि भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व यहाँ हिंदू और मुस्लिम तानाशाही का शासन था। समाज में टकराव, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों की भरमार थी। मिल के अनुसार ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। इसके लिए आवश्यक था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए। मिल का सुझाव था कि भारत के संपूर्ण भूभाग पर अंग्रेजों को अधिकार जमा लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि भारत का विकास अंग्रेजों की सहायता के बिना संभव नहीं है। यह साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है। इतिहास लेखन की यह धारणा इस तथ्य पर आधारित थी कि अंग्रेजी शासन भौतिक प्रगति और सभ्यता का प्रतीक है। ब्रिटिश शासन से पहले का युग अधिकांश अंधकारमय था। क्या इस प्रकार की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? इतिहास के किसी युग को धार्मिक आधार पर हिंदू या मुस्लिम दौर के रूप में बताया जा सकता है? क्या हिंदू दौर में मुसलमानों का और मुस्लिम युग में हिंदुओं का अस्तित्व नहीं था? क्या इन दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को सिर्फ उस समय के शासकों के धर्म के अनुसार तय करने की क्या आवश्यकता है? ऐतिहासिक तथ्य यह है कि प्राचीन भारत के सभी शासकों का धर्म कभी एक नहीं रहा। किसी ने सनातन धर्म की पद्धति को स्वीकारा, तो किसी ने महात्मा बुद्ध की नीतियों को अपनाया, तो किसी ने महावीर जैन के धर्मों के संदेशों का अनुपालन किया। जेम्स मिल द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण को दरकिनार कर बहुत से इतिहासकार भारत इतिहास को मान्यता प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल में बांटते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को कालखंडों में बांटने का तरीका भी पश्चिम की देन है। पश्चिम में आधुनिक काल को लोकतंत्र, विज्ञान, तर्क, मुक्ति और समानता का युग माना जाता है, जिसमें आधुनिकता की ताकतों का तेजी से विकास हो रहा था। मध्यकालीन समाज के बारे में उसकी धारणा यह थी कि आधुनिक समाज की इन विशेषताओं का वह घोर अभाव था। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे स्वीकार कर सकते हैं? ब्रिटिश शासन काल में भारतीय लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता एवं मुक्ति के एहसास का अभाव था। साथ ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर भी नहीं था। ज़्यादातर इतिहासकार ब्रिटिश शासन के दौर को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिकता क्या है? अंग्रेज भारत में व्यापार करने के विदेश से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था और शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अपने सारे खर्चों की आपूर्ति के लिए उन्होंने राजस्व की वसूली की। अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों की सस्ती कीमतों पर खरीदा।
उन्होंने निर्यात के लिए व्यावसायिक एवं महत्वपूर्ण फसलों की खेती के लिए किसानों को बाध्य किया। हम इन प्रयासों के कारण आए सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों को जानने का प्रयास करेंगे। ब्रिटिश शासन के कारण भारत की मूल्य, मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाजों और तौर तरीका में हुए परिवर्तन को भी समझेंगे। जब एक देश में दूसरे देश के प्रभाव से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। इसमें शक्तिशाली देश कठपुतली सरकार के द्वारा कमजोर देश पर शासन करता है। आधुनिक ऐतिहासिक स्रोत। आधुनिक युग में ऐतिहासिक स्रोत का अंदाजा लगाना बहुत कठिन काम है। आज हमारी नज़र जिधर उठती है, हमें ऐतिहासिक स्रोतों की भरमार नज़र आती है। किले, मकबरे, शिलालेखों, विदेशी यात्रियों की कृतियाँ, पांडुलिपियाँ, मूर्तियाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ों ने अपने शासन के दौरान सरकारी रिकॉर्ड रखने की परंपरा की शुरुआत की। इतिहासकारों के लिए यह सरकारी रिकॉर्ड उस युग की जानकारी प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। उनका तर्क था कि चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने प्रत्येक निर्देश, योजना, नीतिगत फैसले, सहमति और जांच की परिभाषाओं को स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी माना। बाद में कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों का अध्ययन आसानी से कर सकता था। इस कारण ज्ञापन, टिप्पणियाँ और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की नई कार्य संस्कृति की शुरुआत हुई। अंग्रेज़ों ने इन सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी समझा। इसके लिए उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनाए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के कार्यालय, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सभी के अपने रिकॉर्ड रूम बनाए गए। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी स्थापित किए गए। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट को पढ़ा जा सकता है। बड़े अधिकारियों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझावों को भी देखा जा सकता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन दस्तावेजों की नकलें सावधानीपूर्वक बनाई जाती थीं। उन्हें खुशनवीसी के विशेषज्ञ लिखते थे। खुशनवीस या सुलेखनवीस ऐसे लोग थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखा करते थे। इस तकनीकी की सहायता से सरकारी विभागों की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। आधुनिक युग में अब रिकॉर्ड को डिजिटलाइज्ड करने की शुरुआत हो गई है। ब्रिटिश काल में जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार को वायसराय के निवास स्थान के नज़दीकी बनाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि अंग्रेज इन दोनों संस्थानों को कितना महत्वपूर्ण मानते थे। सर्वेक्षण का प्रचलन।
ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वेक्षण को काफ़ी अहम माना गया। अंग्रेज़ों की सोच थी कि देश पर सही ढंग से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण के माध्यम से हर प्रकार की जानकारी एकत्रित करना आवश्यक है। 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े स्तर पर सर्वेक्षण कराए गए। ग्रामीण स्तर पर राजस्व सर्वेक्षण किए। इसके माध्यम से धरती की प्रकृति, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं, फसलों और स्थानीय इतिहास की जानकारी हासिल की जाती थी। अंग्रेज़ों की धारणा थी कि किसी इलाकों पर शासन चलाने के लिए इन बातों की जानकारी जरूरी होती है। 19वीं सदी के अंतिम दशक से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी। इसके तहत देश के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, व्यवसाय आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, वन संरक्षण जैसे कई अन्य सर्वेक्षण भी किए गए थे। रिकॉर्ड से तात्पर्य उन अभिलेखों से होता है जिनका लिखित विवरण एवं चित्र सरकारी दफ्तरों में सुरक्षित रहता है। रिकॉर्ड्स के विशाल भंडार से काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि ये सभी सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। इन रिकॉर्ड्स से हमें सरकारी अफसरों की सोच, उनकी विशेष दिलचस्पी और वे किन चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहते थे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि इन रिकॉर्ड से हमें ये पता नहीं चलता कि देश के लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इसकी जानकारी हमें अन्य स्रोत से जानकारी हासिल करनी होगी। हालांकि दूसरे स्रोतों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स की तुलना में उसे तलाश करना थोड़ा कठिन काम है। इस संदर्भ में लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों की संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएँ और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाले लोकप्रिय पुस्तक या पुस्तकें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। छपाई की तकनीकी के प्रसार के साथ अखबारों का प्रकाशन प्रारंभ हो गया। विभिन्न मुद्दों पर जनता विचार विमर्श और बहसें करने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने भी अपनी भावनाओं को लेखन के माध्यम से व्यक्त किया। इसके बावजूद हमें साधारण जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने में परेशानी होती है। हमारी जानकारी के सभी स्रोत तो पढ़े लिखे लोग द्वारा रचे गए हैं। हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासियों, किसानों, खदान में काम करने वाले मजदूरों अथवा सड़कों पर जीवन बिताने वाले गरीब लोगों के अनुभव कैसे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतिहास के इस सफ़र में हमें यह समझ में आता है कि बदलाव एक दिन में नहीं होता। हमने देखा कि तारीखें सिर्फ कैलेंडर के नंबर नहीं बल्कि बदलाव के मील के पत्थर, माइलस्टोन हैं। हमने जाना कि औपनिवेशिकता ने सिर्फ हमारे देश पर राज नहीं किया बल्कि उसने हमारे सोचने, खाने पीने और जीने के तौर तरीकों को भी प्रभावित किया। जिन विज्ञापनों को हम साधारण समझते थे, उन्होंने चुपके से हमारी जीवन शैली बदल दी। सर्वेक्षणों और नक्शों के जरिए तय किया गया
भौगोलिक भूभाग आज हमारे आधुनिक भारत की सीमाओं की नींव बना। अंग्रेजों द्वारा तय की गई अवधियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने अतीत को किस नज़रिए से देखते हैं। अंत में आधुनिक भारत का इतिहास केवल अंग्रेजों के आने और जाने की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज के संघर्ष, बदलाव और एक नई चेतना के जागने की गाथा है। इस अतीत की नींव पर हमारा वर्तमान खड़ा है। इतिहास को याद रखिए, क्योंकि जो अपनी जड़ों को जानते हैं वही आसमान छूने का हौसला रखते हैं। थैंक यू दोस्तों। If you like this audio or video, you can subscribe this channel for more informations. Thanks for watching. मैं हूँ प्रणव, मिलते हैं जल्द ही।